वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो एक बहुत ही अहम टॉपिक हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं, ख़ासकर ख़वातीन और मर्दों दोनों के हवाले से। अच्छा, टीन एज में बच्चियों को हम अक्सर देखते हैं या बच्चों को हम अक्सर देखते हैं कि एक्नी के जो मसले मसाइल हैं, स्किन रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अक्सर मैं बच्चियों को देखती हूँ कि वो ना समझी में उसको पॉप भी कर देती हैं, छेड़ाछाड़ी करती हैं, हाथ लगाती हैं, जिसकी वजह से लाइफ टाइम चेहरे पे स्कार्स बन जाते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि एक्नी क्यों होती है, किन वजूहात या किस रीज़न की बिना पर होती है, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है और हमारे खाने का जो अमल दखल है वो कितना इसमें अहमियत का हामिल है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर कवल जमाद, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आज उनसे ये सारी बातें जानेंगे। डॉक्टर कवल, जब हम किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो चेहरा ही वो पहला हम जब किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो हम शक्ल देखते हैं, और ये बात फैक्ट है, चाहे हम कितना भी बात कर लें, लेकिन बहुत सारी बच्चियां या बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस शैटर्ड कर जाते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, हम देखें अक्सर ऐसे लोग एंटी सोशल हो जाते हैं, या स्किन पे अगर स्कार्स हैं या कोई प्रॉब्लम है तो साथ वाली आंटियाँ ही कह के पहले तो बच्चियों को इतना टीज़ कर देती हैं, इतना कॉन्शियस कर देती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नोबडी नोज़ ना कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बॉडी के अंदर के क्या हालात क्या चल रहे हैं और कौन किस चीज़ से फाइट या स्ट्रगल करे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ खासकर करना चाहूँगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के हवाले से, जिन बच्चियों को इसका प्रॉब्लम है या जो इसमें मुब्तला हैं। हमने देखा है कि अक्सर उनको बहुत बुरी तरीके की एक्नी होती है। बिल्कुल। क्योरेबल है पॉलीसिस्टिक ओवरीज नबीहा, बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो आजकल ऑलमोस्ट हर जो तीसरी बच्ची को हो रहा है, विमेंस को भी हो रहा है। लाइक शादी से पहले नहीं था, बच्चे होने के बाद भी इवन दो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में थैलियाँ बन जाती हैं पानी की आपकी ओवरीज़ में। ओवरीज़ लाइक उर्दू में हम उसे कहेंगे अंडादानी, जो फीमेल्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है। उसमें जब पानी की थैलियाँ बन जाती हैं तो उसका पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यूरेबल है, बिल्कुल है, इसे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अर्ली स्टेज से ही अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है। बिकॉज इसके जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले ये कि वेट गेन होता है। नंबर 2, आपको बहुत बैड एक्नी, बहुत बुरी तरह से एक एक्नी का ब्रेकआउट होता है। नंबर 3, आपके फेशियल हेयर्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स के फेस पर अगर आपको मेल टेक्सचर के बाल नज़र आ जाएं, ख़ास तौर पे ये बेयर्ड एरिया में, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसके बाद अगर पीरियड्स डिस्टर्ब हैं तो ये सब साइंस हैं कि फ़ीमेल जो है वो PCOS का शिकार हो रही है। अगर ऐसे कोई भी फीचर्स किसी भी लड़की को, किसी भी बच्ची को स्टार्ट हो रहे हैं तो उनकी मदर्स को चाहिए, और आजकल बच्चियां भी बड़ी अवेयर होती हैं, लाइक बहुत सारा हमारी जो चीज़ें हैं उनसे आपको अवेयरनेस मिल सकती है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपके लिए ये एक अलर्ट साइन है। एक्नी अगर आपको बहुत, क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ इसलिए आए दिन PCOS के केसेस देखती हूँ, बिकॉज इसमें दो चीज़ें मेरी डोमेन में आती हैं, एक एक्नी का निकलना और दूसरा फेशियल हेयर्स का आना। तो ये दोनों चीज़ें अगर आती हैं तो मेरा पेशेंट से अगला सवाल यही होता है कि क्या आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हैं, क्या आपका वेट भी स्टक हो गया है, पुट ऑन किया, कम करने की कोशिश कर रहे हैं बट कम नहीं हो रहा, इंस्टेड ऑफ लाइक एफर्ट्स भी कोशिशें कर रहे हैं बट वेट आपका कम नहीं हो रहा, इट मीन्स कि PCOS है। PCOS के लिए फिर हम उन्हें रेफ़र करते हैं दो लोगों को, एक गायनोकोलॉजिस्ट को आप अपनी दिखा सकते हैं, दूसरा आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, बिकॉज़ ये हार्मोन्स की भी डिस्टर्बेंस होती है और डेफिनेटली जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो भी इसे डील करती हैं। बिल्कुल क्यूरेबल होता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अपने वेट को रिड्यूस कर लेते हैं। जो ट्रीटमेंट आपको आपके डॉक्टर ने आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने और गायनोकोलॉजिस्ट ने एडवाइस की, उस पर अमल करते हैं, इन सिम्टम्स को वो कम करते हैं। लाइक PCOS पीछे से आप समझिए PCOS जड़ है। अगर वो ओवरीज़ की जो थैलियाँ हैं अगर वो ट्रीट हो रही हैं तो आपके बाकी के सिम्टम्स भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट के बगैर वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार अगर एक्नी निकल आई है तो फिर आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपकी एक्नी का ट्रीटमेंट करेंगे, आपके फेशियल हेयर्स की ट्रीटमेंट करेंगे। मीनवाइल आपका साथ साथ जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कवल, अक्सर बच्चियों से बात हुई या मैंने भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया
कुछ सराउंडिंग्स में थी जिनकी स्किन पे बहुत ही कम पिंपल्स थे, लेकिन फिर किसी वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और वो खासकर उन्होंने कहा कि ये पहले आपके पूरे फेस पे एक्नी होगी, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल उससे, और उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एंड देन हमने रिजल्ट देखा कि वो बहुत ही बुरे स्कार्स पड़ गए, और स्कार्स की आपको पता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सेशंस और वो लाइफ टाइम रहते हैं। अब तो खैर काफ़ी सारी टेक्निक्स या एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको हम ट्रीटमेंट के जरिए, सेशंस के जरिए कवर कर सकते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तो वो बच्चियों के अभी तक मैं देखती हूँ कि जो गई गलत हाथों में गई और कौन कौन सी ना जाने क्रीम्स यूज़ की, ऐसी कौन सी गलती कर रही होती हैं बच्चियाँ या बच्चे, क्योंकि हमने देखा है कि लड़कों को भी समटाइम वो स्कार्स जो फट जाना, खड्डे पड़ जाना आसान लैंग्वेज में, ये क्यों होते हैं? देखिए, बच्चियों का तो सबसे पहले मैं ये उसको एड्रेस करना चाहूँगी कि एक्नी जब भी आपको निकले, सबसे पहले तो आपने खुद से उसे रिमूव नहीं करना, छीलना नहीं है करना फेस। अगर आपको इचिंग है तो आप वॉश करें बार बार अपने फेस को, सादे पानी से, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर साबुन या फेस वॉश लगाएं तो ही वो वॉश होगा। आप मल्टीपल टाइम अपने फेस को वॉश करें। सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऑयली एक्नी है, लाइक आपका फेस ऑयली है, अगेन मैं उसी पे फोकस करूंगी कि आप ये देखें कि वो ड्राई फेस पर एक्नी हो रही है या ऑयली फेस पर एक्नी हो रही है। दोनों की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं, बिकॉज हमारी एक्नी की बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके फेस को मज़ीद ऑयली करती हैं। तो अगर आपका फेस ऑयली है और आपको लग रहा है कि आपको पहले शुरू में इनिशियली 1-2 दाने निकले, आपने उन्हें छीला, वही हाथ कहीं और लग गया, डेफिनेटली देखिए इन्फेक्शन है अंदर ना, वो जर्म्स आपने कहीं और लगा लिया, फिर आपने उसे बार बार, जो भी दाना आपने छीला उसका निशान रह जाता है, इसलिए उसे टच करने से पहले 100 बार सोच लें। एक्नी का कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो 3 to 6 मंथ ले जाता है। अगर आप बीच में से वो ट्रीटमेंट, आपका फेस फॉर सपोज हमने मेडिकेशंस दी, 15 डेज़ में बच्चे या बच्ची का फेस बिल्कुल क्लियर हो गया, अब वो ये कहते हैं कि हमने फॉलो अप नहीं करना दोबारा से। डेफिनेटली देखिए, अभी आपको ट्रीटमेंट दिया था ताकि आपकी ये जो एमरजेंसी है वो कवर हो जाए, जो आपको बहुत ज़्यादा बैड उसका एक्सपोजर हुआ है एक्नी का, वो ख़त्म हो जाए। बट अगर आप ट्रीटमेंट को परसू नहीं करेंगे, फर्दर फॉलो अप नहीं लेंगे, तो वो तो दोबारा निकल आएगी, लेकिन कॉज अपनी जगह मौजूद है। सो अगर 15 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ का फॉलो अप आपका डॉक्टर आपको कह रही है या कह रहा है, तो आपने फॉर श्योर आना है, क्योंकि एक्नी हार्मोनल हो, पीसीओएस की वजह से हो, आपकी जेनेटिक्स में है, फैमिली में चली आ रही है, किसी भी वजह से आपको एक्नी निकली है, तो वो दोबारा ब्रेकआउट कर सकती है। अच्छा डॉक्टर कंवर, इसकी क्या कुछ टाइप्स हैं? कुछ एक्नी होती है, खासकर हम मर्दों में भी देखते हैं, कुछ बच्चियों को भी होती है, जो कील महासे हम जिसका जिक्र करते हैं, बिल्कुल, और स्कार्स भी गालिबन शायद उसी को छेड़छाड़ी करने से बनते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल, ये डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और ये कैसे वेरी करती हैं? देखिए, एक्नी सबसे पहले तो जिन्हें हम कहते हैं ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये भी एक्नी की टाइप्स हैं। ब्लैक हेड्स, लोग कहते हैं हमारे फेस पर एक्नी कभी नहीं निकली, लेकिन हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं। सो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी एक्नी की ही टाइप है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स से स्टार्ट होता है, आप उसे छील के, या फिर कुछ लोग मैंने देखा है बाकायदा वो पिन से खुद भी निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ लाइक वेरी बैड। पहली बात, अगर आपने पिन से निकाला तो स्कार फॉर श्योर पड़ेगा, ठीक है। अगर खुद से, मतलब गलत तरीके से, हम लोग भी मैन्युअली उसे, जब हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करते हैं तो मैन्युअली आपकी एक्नी को, वो जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उसमें से हम सीबम निकालते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर टेक्निक, एक प्रॉपर टेक्निक होती है, और प्लस हर दाने को नहीं छेड़ा जाता। जो इन्फेक्टेड है, जिसमें ब्लड है, पस है, उसे नहीं छेड़ते। जो सिर्फ ब्लैक हेड, वाइट हेड हैं, उन्हें छेड़ते हैं। तो डॉक्टर कंवल, जैसे सैलून पे बच्चियां चली जाती हैं और वहाँ पे जब फेशियल करवाते हैं तो एक प्रोसीजर का हिस्सा है कि ब्लैक हेड्स नोज से रिमूव करने हैं या फेस से रिमूव करने हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बोथ। तो वो भी मेरे ख्याल से एक्चुअली नबिहा, वो सारा गलत नहीं है। मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगी कि वो सभी इसी वजह से ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत प्रॉपर टेक्निक से भी सैलून्स वाले बड़े एक्सपर्ट हो गए, काफ़ी टेक्निक से चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्रॉपर्ली क्लेंजिंग करते हैं, प्रॉपर्ली वार्म करते हैं आपके फेस को, स्टीम देते हैं। जब आपके पोर्स प्रॉपर्ली ओपन हो जाते हैं तब वो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन, ये जो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेंड है, एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं, यू नो, पीपल आर मोर अवेयर वो जाएं, तो ये प्रॉपर टेक्निक एस्थेटिक फिजिशियंस के यहाँ यूज़ हो रही है, लेकिन सैलून्स जो कि शायद बहुत महंगे सैलून्स हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर टेक्निक के तहत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूजली एक हमारी बड़ी तादाद या बड़ा नंबर बहुत महंगे सैलून्स या डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गली मोहल्ले के जो नॉर्मल सैलून्स बने हुए हैं, जहाँ पे लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है या सैलून ऑनर्स भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पर तो प्रॉपर स्टेरलाइज भी नहीं किया जाता टूल्स को, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बड़े बुरे तरीके से निकाले जाते हैं। और अक्सर बच्चियाँ आने के बाद कंप्लेन करती हैं कि ये तो हम फेशियल कराने गए थे और स्किन का बुरा हाल हो गया, एक्नी निकल
निकल आई। सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है, मोस्टली जो मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, अगर उन्हें PCOS का या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है तो उनकी यही कंप्लेन होती है कि हम एक्नी के लिए हम गए थे फेशियल करवाने के लिए, फला इवेंट था, और जब उसके फ़ौरन बाद ही हमें ये एक्नी निकल आई है। और वो इतना गंदे तरीके से ब्रेकआउट होता है एक्नी का कि वो आपका पूरा फेस ख़राब कर देता है। एक्नी की जब सिवियरिटी बढ़ती है तभी वो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्कार्स हम कहते हैं गढ़ों को, खड्डों को। एक्नी के बाद होने वाले जो निशान हैं उन्हें स्कार्स नहीं कहते हैं। बेसिकली जो स्कार्स होते हैं वो गड़े और खड्डे। निशान बेसिकली क्या होता है कि कुछ एक्नी के निशान होते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, उनको हम अगर आपने उन्हें छीला नहीं है, आपने खुद से ख़राब नहीं किया, कोई पिन यूज़ नहीं की, कहीं उसे गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है, तो वो चले जाते हैं वक्त के साथ साथ। ऑल्दो कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं बट चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर बहुत सारे पहले ही एक्सपेरिमेंट्स करवा लिए हैं और फिर लास्ट में हमारे पास पहुँचे हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक ज़रा मुश्किल टारगेट हो जाता है। और वो मुश्किल टारगेट इसलिए भी हो जाता है, देखिए फिर हम उसे गारंटी नहीं दे सकते कि ये आपका 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है। ठीक है डॉक्टर कंवल, यू बीइंग अ प्रोफेशनल, एक लंबे अरसे से, तवील अरसे से आप इस फील्ड में, बहुत सारे मामलों को आप ऑब्जर्व भी कर रही होंगी, तो एक सवाल जो कि रेलिवेंट भी है, थोड़ा सा हटकर भी है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप उस पर कमेंट करें। क्योंकि हमने PCOS की भी बात की, हमारी स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन में बच्चों की बात की, बच्चों की बात की। अब जैसे कि लाहौर शहर की बात करते हैं या कराची के, जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ खालिस मिलती है, ढूंढने से भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जो बच्चे दूध वगैरह, घर का खुला दूध कहते हैं कि बेहतरीन दूध होता है जो गाय का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ या न्यूज़ चैनल्स पे हमने बहुत बार ऐसी खबरें भी देखी कि किस तरीके से दूध में गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, मिलावट शुदा होता है, प्लस फिर गाय को किस तरह से इंजेक्ट किया जा रहा होता है, उसके खाने का ख्याल नहीं किया जा रहा होता, और उनको पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स के टीके लगाए जा रहे होते हैं, जिससे मिल्क कंजप्शन जो है, वो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो जब हमारे बच्चे या हम लोग वो हार्मोनल दूध या इस तरह का ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन से जो कि गाय को फीड में दी गई है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे हार्मोन्स उससे डिस्टर्ब होते हैं और फिर एक तवील आगे फहरिस्त है कि फिर वो स्किन के साथ साथ ना जाने क्या कुछ डैमेज करता है? बिल्कुल ऐसे ही है नबिया, डेफिनेटली। देखिए उसमें वो जो प्रोलैक्टिन यूज़ होता है, जिसके इंजेक्शन खास तौर पे गाय भैंसों को लगाए जाते हैं इसलिए कि उनकी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाए। वो इंजेक्शंस अगर आप लगा रहे हैं गाय भैंस को, उसका दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारे लिए कोई बहुत अच्छा दूध नहीं होगा हमारे बच्चों के लिए। डेफिनेटली देखिए हम ग्रो कर गए ना, माइट भी कि अब जैसे जैसे एज अप होते जा रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, बट जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उन्होंने बिल्ड ही इस पर करना है ना, वो बड़े ही इस पर हो रहे हैं, तो उनमें इनिशियल से ही हार्मोनल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल एक्सेस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज़ जो चीज़ आपकी बॉडी को नीड नहीं है वो भी दूध के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बेसिकली इंक्रीज़ करता है मिल्क की प्रोडक्शन को। अब फीमेल की हद तक ये बात समझ आती है, बट अगर वही दूध बच्चे पीते हैं, मेल पीते हैं, तो डेफिनेटली वो जाके उसमें साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं अपने। तो ऐसा जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उससे ना सिर्फ स्टीरॉइड्स बढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आप देखें प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो रही है लोगों में। नंबर 2, आपके अर्ली स्टेजेस से ही आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। आप देखिए यंग लड़कियां हैं और वो कह रही होती है कि हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जो कभी हम अपनी अम्माओं के ज़माने से सुनते थे, आफ्टर 50s लोग ये बात करते थे, जॉइंट्स में पेन है, बैक पेन हो रहा है, और इस तरह की डिफरेंट कंप्लेंट्स करते हैं। फेशियल हेयर्स का बढ़ना भी इट्स बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड। अब वो स्टीरॉइड किसी भी फॉर्म में लिया जा रहा है, इधर टॉपिकल या फिर इन ये जो इस तरह के मिल्क होते हैं इसमें भी इन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं। इनकी वजह से फेशियल हेयर्स का होना, एक्नी का होना, ये सब इस दूध की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो जाके अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा अपने बच्चों के हार्मोन्स की बात की है, लड़कों को भी अक्सर हमने स्कार्स के साथ देखा है या खड्डे जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं, या एक्नी का प्रॉब्लम होता है। लड़कों में क्या वजूहात हैं? लड़कों में भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। लड़कों में 2-3 कॉजेज़ होते हैं। नंबर 1, अगर जेनेटिक्स में है, आपकी फैमिली में चला आ रहा है एक्नी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो फिर नेक्स्ट जनरेशन तक चले जाते हैं। अगेन उसमें भी हार्मोन्स ही आपके डिस्टर्ब हैं। टीन एज से ही बच्चों को एक्नी निकलना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है उनकी बॉडी पे। इन सब का कॉज हार्मोन्स होते हैं। तो जिस तरह फीमेल में
लेकिन ज़रा फीमेल में इसलिए ज़्यादा होते हैं कि उसमें ना सिर्फ एक्नी होती है बल्कि और प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेल्स में ज़्यादातर एक्नी, और अगर एक्नी बैड अपनी सिचुएशन पे आ जाती है, अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करवा रहे हैं, अर्ली स्टेज से आपने एक्नी को कवर नहीं करवाया, तो फिर वो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाती है। हार्मोन्स के अलावा जिनके डिस्टर्ब नहीं है, हम ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि हमारी स्किन पर इतनी बुरी एक्नी होती है? एक तुम शायद मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं मेकअप रिमूव ठीक से नहीं कर पाती हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे लाजमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पिंपल ज़रूर बनता है। तो मेकअप रिमूव करना, या हम प्रॉपर एक मेथड के तहत क्लीनिंग नहीं कर रहे होते अपने फेस की, इसके अलावा और कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं? देखिए, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी डेली डाइट बहुत डिपेंड करती है कि आप जो खा रहे हैं वो क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड के शौकीन हैं, जैसे कि लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियां ऑयली फूड, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लेती हैं, इन दोनों कॉजेज़ की वजह से आपकी डाइट अगर डिस्टर्ब है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो ये अल्टीमेटली जाके आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर देती है। जिनकी डाइट अच्छी नहीं है उनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, और जिनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है उनका फेस कभी भी फ्रेश लुक नहीं दे सकता, उन्हें एक्नी निकल सकती है। उसके अलावा दूसरा कॉज आपने खुद बताया कि अगर आप डेली मेकअप वेयर करते हैं और उसे प्रॉपर्ली रिमूव नहीं करते तो भी आपको एक्नी निकल सकती है। अगर आप कोई ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं जो आपके फेस पर सूट नहीं करती, या फिर स्टेरॉइडल क्रीम्स का कॉन्टीन्यूसली यूज़, जो कि रंग गोरा करने वाली क्रीम्स होती हैं, और आप कभी उन्हें छोड़ देते हैं, कभी लगा लेते हैं, या कॉन्टीन्यूसली भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, उनकी वजह से भी एक्नी आपको निकल सकती है। तो अपने खाने का, अगर आप प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं है, पानी प्रॉपर्ली नहीं पीते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार है, तो अभी आपकी बॉडी में और एक और कॉज भी होता है। जिन लोगों को डैंड्रफ होती है, सर में जिन लोगों को डैंड्रफ होती है, उनके भी फेस पर एक्नी निकल आती है। अच्छा, फिर हम आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे क्या कह सकते हैं, टिकटॉक स्टार्स हैं, या बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने अपने वीलॉग या स्किन केयर रूटीन शेयर की है। ऐसे में हम फ़ौरन से पहले किसी की वीडियो देखते हैं और हम भूल जाते हैं कि दैट पर्सन मस्ट बी हैविंग गुड जीन्स, या अच्छी जीन्स होंगी, या उसकी स्किन की टाइप क्या है, वो सोचे समझे बगैर हम वो प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर रहे होते हैं, और घर में किचन में वो टोटका भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मक्खन मलाई लगाने से सुना है कि स्किन बड़ी अच्छी होती है। अब ये हर एक के लिए तो नहीं है, अक्सर लोग लगाते हैं और उनको एक्नी या पिंपल्स बाद में पॉपअप कर जाते हैं। सो ये जो घरेलू टोटकाज हैं या किचन की चीज़ों का भी इस्तेमाल है, ये भी अपनी स्किन टाइप को समझने की ज़रूरत है उनके इस्तेमाल से पहले। ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नबिया, मैं बहुत फोकस करती हूँ इस चीज़ पे कि सबसे पहले आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। इसलिए आप किसी के कहने पर या किसी के सुने सुनाए पे आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि वो ये चीज़, आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो और ये आपकी स्किन बहुत अच्छी हुई है तो मैं भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि माइट भी आपकी स्किन टाइप ऑयली हो, मेरी ड्राई है, या आपकी ड्राई हो, मेरी ऑयली हो। सो डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए घरेलू टोटके भी डिफरेंट होते हैं। फॉर सपोज़ मैं एक छोटे से बात बताती हूँ कि अगर जैसे बेसन है, बहुत सारे लोग, हमारी अम्माओं के ज़माने में बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता था फेस को वॉश करने के लिए। बेसन आप यूज़ कर सकते हैं, बट बेसन बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आप डेली बेसिस पर बेसन से अपने हाथ वॉश करते हैं, मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, कभी बेसन यूज़ नहीं किया, बट आपने देखा रमज़ान में स्पेशली जब हम बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे पकोड़े बना रहे होते हैं, बेसन का मिक्सचर तैयार कर रहे होते हैं, आप बिलीव करें विद इन अ वीक जो है ना, बहुत ज़्यादा हाथों से यूज़ होती है, वो हाथों से बन रहा होता है, तो लिटरली मुझे अपने हाथों में फ़र्क महसूस होता है, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपकी स्किन एक्नी प्रॉन है ऑयली होने के साथ साथ, तो बेसन का इस्तेमाल आपके लिए बेस्ट होगा। और रंग गोरा करने के लिए भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, उसमें ऐसे ब्लीचिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए सेफ भी होते हैं, महफूज भी हैं, कोई उनका नुकसान भी नहीं है, और वो आप कर सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स, चलें जी अब इस पे आ जाते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया। घर में ख़वातीन अक्सर स्किन जला लेती हैं, स्किन बर्न कर लेती हैं, और ब्लीच या क्या कहा जाए कि जो पॉलिशर जिसे हम कहते हैं जी, रेगुलर यूज़ हो रहा होता है स्किन पे, आफ्टर एवरी 15 डेज़ यूज़ हो रहा होता है। ये हमारी बेबी स्किन को कितना डैमेज करता है, और इससे भी क्या एक्नी के प्रॉब्लम या मसाइल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, आपको मैं हमेशा से फोकस करती हूँ इस चीज़ पर कि अगर आपने क्लिनजिंग करवानी है, आपने फेशियल लेना है, आपकी एज अगर इस चीज़ के लिए है डिमांडिंग, आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच का और आप ये जो पॉलिशर्स हैं इनका यूज़ ना करें। उसका रीज़न ये है कि ये फॉर द टाइम बीइंग तो ज़रूर, बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं, आपकी स्किन को एक ग्लो दे देता है, बड़ा अच्छा हमें लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, निखर गए, बड़ा अच्छा फेशियल किया है,
लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपकी स्किन की एक बारीक लेयर को उतार देता है, और जब वो बारीक लेयर उतर जाती है आपकी, तो फिर आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। उसमें पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पिगमेंटेशन आपकी स्किन पर हो सकती है, एक्नी आपकी स्किन पर हो सकती है, तो ये नुकसान आता है। कंवल जवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सितारा प्रोग्राम। और स्किन के हवाले से एक्नी ना बढ़े, वो कौन सी गलतियां हम कर रहे होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प गुफ्तगू की। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।